Yes, students, good morning, all of you. Students, in the last lecture, we have done the bonding in the metal carbonyls. So, आज हमारा last topic है इस chapter का. That one is stability of coordination compound. So, stability in coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर हमको देखना है. अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से. स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा और वो अगर स्टेबल होगा तो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे. देखिए मतलब कहने का क्या मतलब है बच्चों, कोई भी चीज़ बन के अगर वो रुक रही है तो उसका मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी है. मतलब कि मैंने सपोज़ कोई मेटल M लिया, उसके अंदर लिगेंड ऐड करे मैंने L, 4 लिगेंड ऐड करे और वो क्या बनाता है, सपोज Ml4, ठीक है ना. तो ये बनकर रुक गया, ये बनना चाह रहा है. अगर ये बन के रुक गया तो इसका मतलब ये बनना चाह रहा है, ठीक है ना. मतलब कि इसकी फॉर्मेशन होना चाहती है. अगर ये अनस्टेबल होता तो ब्रेक हो गया, फटाफट से वापस से M और L बना लेता, मेटल और लिगेंड्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाता. इट मीन्स अगर ये रुक रहा है यहाँ पर बन के तो इसका मतलब ये स्टेबल है. इसकी यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे. यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको मैं β4 से रिप्रेजेंट करूँगा. अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं β4 क्यों लिख रहा हूँ, अभी आप इसको समझेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने क्लास 11th में K से रिप्रेजेंट करा था, आप उसको वही मान के चलो. तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ml की पावर 4, सॉरी Ml4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू L की पावर 4, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा. अब आप देखो बच्चों, ये रिएक्शन हो रही है, मूव कर रही है, Ml बनता जा रहा है. अगर Ml बन के रुकेगा, अगर वो स्टेबल होगा तो बन के यहाँ पे रुकेगा, अगर अनस्टेबल होगा तो ब्रेक होकर वापस से पीछे चला जाएगा और ये आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं. अगर लगातार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इट मीन्स इट वॉन्ट्स टू फॉर्म, इट मीन्स मेटल एंड लिगेंड्स आर गोइंग टू एसोसिएट. वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं. इट मीन्स वो एसोसिएट होना चाह रहे हैं. इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल. इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है. तो यहाँ पर अगर इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से, देखो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ml4. Ml4 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 इज इंक्रीजेज देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑल्सो इंक्रीजेज. सो यहाँ पर बच्चों अब हम कैसे बताते हैं, इट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसी भी रिएक्शन का ज़्यादा होगा, इट मीन्स उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो उसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होगी. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट β4 मेरे को अगर निकालना है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होगी. मतलब कि चारों के चारों लिगेंड एक साथ नहीं रिएक्ट करेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, M प्लस L, एक लिगेंड पहले रिएक्ट करेगा, अंडर इक्विलिब्रियम इट विल गिव Ml. तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K1, कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L. सिमिलरली आगे एक और आएगा लिगेंड, वो Ml के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव Ml2. देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इक्वल्स टू Ml2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L. मतलब पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फिर अपॉन रिएक्टेंट. अब यहाँ पर बच्चों आप इसको क्या कहेंगे, स्टेप वाइज. ये स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हर स्टेप का अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल रहा है. तो ऐसे अगर मेरे को अब एक और लिगेंड रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक साथ चारों के चारों लिगेंड रिएक्ट नहीं करेंगे, पहले एक करेगा फिर दूसरा करेगा फिर तीसरा करेगा. Ml2 प्लस L अंडर इक्विलिब्रियम इट विल गिव Ml3 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L. Ml3 के साथ L अंडर इक्विलिब्रियम Ml4 इट विल गिव K4. मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फोर्थ रिएक्शन का क्या होगा, Ml4 इंटू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ L. तो ये हो गया 4 स्टेप में रिएक्शन हुई, Ml4 बन गया आपका. अब यहाँ पर बच्चों अब हमने क्या करा, मैंने K1 इंटू K2 इंटू K3
इंटू K4, इनको हम क्या कहेंगे, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, मैं इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखते क्या होता है, ml इंटू अपॉन m इंटू एल इंटू, अब K2 की वैल्यू पुट करेंगे ml2 अपॉन ml इंटू एल, सिमिलरली K3 तो ml3 अपॉन ml2 इंटू एल, सिमिलरली ml4 इंटू अपॉन ml3 इंटू एल। तो इस तरीके से बनेगा बच्चों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ml से ml कैंसिल, ml2 से ml2 कैंसिल, ml3 से ml3 कैंसिल। अब आपका ऊपर बचा ml4 और नीचे क्या बचा बच्चों आपका, यहाँ पर बचा m कंसंट्रेशन ऑफ m और यहाँ पे बचा कंसंट्रेशन ऑफ l l l l, 4 l बचे हैं, तो चारों की कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगी 4। तो आप देखिए यहाँ पर बीटा 4 क्या था, ये था, और यही किसके इक्वल है, मतलब कि ये बीटा 4, मतलब कि अगर आपकी जो रिएक्शन है 4 स्टेप में हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा बीटा 4, अगर 5 स्टेप में होती तो बीटा 5 आता। तो यहाँ पर जो ओवरऑल, इसको हम क्या कहेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर ओवरऑल एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईच स्टेप का स्टेप वाइज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसको दूसरा नाम होता है ओवरऑल एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, मैंने तो यहाँ पर 4 स्टेप के लिए करा है। सपोज कोई रिएक्शन ज़्यादा स्टेप में हो रही है, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू अप टू सो ऑन, अप टू Kn तक चलेगी, 10 स्टेप में हो, 15 स्टेप में हो, कितने भी हो सकता है। तो ये किसके इक्वल होगा, बीटा n के, जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतना ही यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, अच्छा यहाँ पर अब हमको अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो बीटा 4 हो गया, बीटा n कह लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू बीटा 4। बट अगर मेरे को इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना तो रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, डिसोसिएशन देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, एसोसिएशन, प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल है तभी तो बन पा रहा है। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे। तो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी देखेंगे, इनस्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, डिसोसिएशन के अकॉर्डिंगली। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होगा वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इन्वर्सली होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ, बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर दो तो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लेते हैं। आप लोगों के यहाँ पर बुक में एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.11, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम मतलब कि 1/β4 निकालना है, या कह लो कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है आपको, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, फॉर द CuNH3 का होल फॉर 2 पॉजिटिव आयन गिवन दैट बीटा 4, इसके लिए हमको बीटा 4 दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, बीटा 4 इक्वल्स टू, मतलब कि ये 4 स्टेप में होगी रिएक्शन, बीटा 4 इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁻13। तो ये आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे दिया बच्चों। अब वो आपको कहना है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना, तो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 1/β4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक टॉपिक है इसका बच्चों, इस साल आपका वो डिलीट हो गया है, इंपॉर्टेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।